चैप्टर 1। वो लड़की। सूखे पत्तों के जंगल में एक आदमी ने पैर रखा जिसमें रजवाड़ी जूती थी। उसकी एक मुट्ठी बंद थी तो वही दूसरे हाथ में बिना म्यान की तलवार थी। वो उम्र से जवान था और उसके कंधे तक बाल थे। आंखें कजरारी और मजबूत शरीर था। कद काठ से ऊंचा और रंग से साफ था। उसके बदन पर जेवर थे जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था और कंधे पर एक दुशाला थी। उसने शाही नीले रंग की धोती डाली थी। इसका नाम था सिकंदर। सिकंदर एक पराक्रमी योद्धा और काबिल राजा था। जब वह अपनी तलवार को युद्ध भूमि में उठाता तो बड़े से बड़े राजा को भी उसकी गुलामी को मंजूर करना पड़ता था। उसने कई विवाह किए लेकिन वह किसी भी रानी के कभी भी नजदीक नहीं गया। उसे स्त्रियों का शौक था लेकिन विवाह के बाद वह उस स्त्री की तरफ देखता भी नहीं था। इस वजह से ना तो उसकी कोई संतान थी और ना ही उसकी किसी भी रानी में कोई दिलचस्पी थी। वह या तो युद्ध भूमि में होता या फिर शिकार करने के लिए जंगल में घूमता। आज राजा सिकंदर शिकार खेलते खेलते एक वीरान जंगल में पहुंचे। सूरज ढल रहा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। जमीन सूखे पत्तों से ढक चुकी थी। झील और नदी में पानी सूख चुका था। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे। किसी भी जानवर का कोई निशान नहीं था। पानी की तलाश में राजा यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी अचानक उसे किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मदहोश कर देने वाली थी कि राजा उसके पीछे चलने लगा। मानो वह कोई आवाज नहीं, कोई लोहे की जंजीर हो जिसमें वह जकड़ के अपने आप चलता जा रहा हो और उसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आवाज काफी दूर से आ रही थी, लेकिन साफ थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो उस आवाज के नजदीक पहुंच रहा है तो उसने एहतियात बरतते हुए अपना खंजर निकाल लिया। सूखी बेलों से निकलते हुए, पथरीले रास्तों पे चलते हुए, वो एक झूले तक पहुंचा। वो झूला पेड़ों की शाखाओं का बना हुआ था और बेलों ने उसे मजबूती दे रखी थी। वह सोचने लगा, आखिर इस बेजान से वीरान जंगल में ये झूला किसके लिए बनाया जा सकता है? कौन झूलता होगा इसे? तभी उसने किसी के धीमे से हंसने की आवाज सुनी, जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे हल्की सी झलक दिखाई दी। उसे उत्सुकता हुई तो पीछा किया और उसने देखा कि यह कोई लड़की है, जिसके लंबे घुंघराले घने बाल कमर को छूते हुए हवा में लहरा रहे थे। उसकी चाल बेहद कामुक थी। उसके हाथ पैरों में फूलों के जेवर थे। उसकी लचकती, पतली गोरी कमर में मोगरे के फूलों का कमरबंद था। वो गुलाबी रंग की अलग सी साड़ी में थी। राजा सावधानी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह लड़की मुस्कुराती हुई हवा से अटखेलियां करती हुई अपनी धुन में चल रही थी। वह जिस पेड़ को हाथ लगाती, वही फल फूलों से लद जाता। वह जिस रास्ते पर चलती, वह रास्ता पथरीला ना होकर अब हरी घास में तब्दील हो जाता। वह जिस तरफ देखती वहां पंछियों का शोर गूंजने लगता। जानवर दिखने लगते। वो जिस पर हाथ रखती वही सुंदर हो जाता। हल्की ठंडी हवाएं बहने लगी। उस हवा में खुशबू थी। तभी वो लड़की एक पेड़ की डाली के ऊपर से एक नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथों में लेती है। जब वो गिलहरी अपनी मूंगफली को पीछे छुपाती तो वो जोर से हंसने लगती है कि तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। तेज आंधी चलती है और जल्द ही भारी बारिश होने लगती है। झीलों और नदियों में पानी भरने लगता है। जब वो उस पानी में हाथ डालती है तो उस पानी के ऊपर मछलियां आने लगती है। वो लड़की यूं ही गाती रहती है और जंगल की काया पलट जाती है। जैसे ही वो उस झूले को हाथ लगाती है, राजा सिकंदर ये देख के हैरान होता है कि वो झूला जो अभी टूटा हुआ और सूखे पत्तों से भरा था, वो भी हरा भरा हो गया था। उसके ऊपर नए हरे पत्ते और सुंदर फूल खिल चुके थे। रंग बिरंगी तितलियां उस लड़की के आसपास मंडरा रही थी। क्या इसे डर नहीं लगता? ये रहस्यमयी लड़की कौन है? क्या ये जंगल मायावी है? ये क्या राज है? सिकंदर सोच ही रहा था कि उसने देखा सभी जानवर, हाथी से लेकर हिरन तक, शेर से लेकर सियार तक सब वहां इकट्ठा होने लगे। बंदर भी आसपास नाचने लगे। हर जानवर अपने तरीके से उस लड़की को सलामी देने लगा। फिर वो उठी और तितली को पकड़ने लगी। तभी सिकंदर ने उस लड़की को आवाज दी, रुको। वो लड़की चौकनी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। तेज हवाओं से उस लड़की का चेहरा उसकी जुल्फों से ढक गया। सिर्फ उसकी नीली नशीली आंखें नजर आ रही थी। वो भागने लगी। उसके पीछे राजा भी भागने लगा। वो उसे बार बार रुकने की गुजारिश कर रहा था और उसे बोल रहा था, रुक जाओ।
मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुनो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर दो। लेकिन वो लड़की नहीं रुकी। वो भागती जा रही थी। आखिर में वह एक झील के पास पहुंची और उसमें डुबकी लगाकर कहीं गायब हो गई। राजा उसका पीछा करते करते उस झील तक आया। उसे आवाज दी पर वह नहीं दिखी। निराश होकर राजा अपने महल वापस लौट आया। वो नशीली आंखें जिनका नशा शराब के नशे को भी मात दे जाए, उस राजा के दिल पे छप चुकी थी। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। रात भर उसका ख्याल करता रहा। फिर अगले दिन वो वापस उस जंगल के लिए निकलने लगा, लेकिन राजा के शत्रुओं ने उसे रास्ते में घेर कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस वजह से वो कई महीनों तक अब महल से बाहर नहीं जा सकता था। उससे मिलने की तमन्ना उसे बेचैन करती रही। राजा ने उस जंगल में अपने सैनिकों को भेजा। आसपास के कबीले वालों को भी पूछा, मगर उसका कोई सुराग नहीं था। कुछ दिन बाद जब जख्म भरे तो वो फिर उस लड़की के लिए निकलने लगा। इस बार उसके दोस्त राजा हेमवत ने उसे रोककर उसकी बेचैनी का कारण पूछा। जब सिकंदर ने हेमवत को सब बातें बताई तो उसने उसे मन का वहम समझ के भूल जाने को कहा। इसी के साथ अपने महल की सुंदर दासियों को राजा सिकंदर की सेवा में लगा दिया। राजा सिकंदर ने कई दासियों के साथ संभोग किया, लेकिन उस जंगल वाली लड़की को पाने की उसकी ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। सिकंदर ने कई रानियों के साथ भी संभोग किया, लेकिन वो लकड़ी उसके दिल और दिमाग से बाहर नहीं निकली। उसने युद्ध में खुद को व्यस्त रखा, मगर कुछ हासिल न हुआ। वो जितनी बार किसी को बाहों में भरता, उतनी बार सोचता कि काश वो होती। वो पागल सा होने लगा। रोज सैनिक जाते और उसको उस लड़की के ना मिलने की खबर देते। राजा उसे याद करके रात भर शराब में धुत रहता। सावन की बरसातें शुरू हो गई थी। वो बारिश को देख फिर से उन्हीं लम्हों को याद करता। राजा का मन अब किसी भी काम में नहीं लगा। जो उसने देखा वो दृश्य उसे भूलता नहीं था। बार बार उसकी आंखों के आगे उसकी पतली मुलायम लचकदार कमर दिखने लगी। उसकी हर अदा को वो जितना याद करता उतना उसको देखने को तड़पता रहता। वो जिधर जाता उसको वो ही दिखती, जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। अपने मन से मजबूर होकर एक दिन राजा उस जंगल में वापस पहुंच ही गया और वह उस लड़की को ढूंढने लगा। उसे आवाज लगाता रहा। वह बरसातों में भीगता, बीमार होता, पर वापस नहीं गया। वक्त बीतने लगा। भयंकर सर्दी पड़ने लगी, पर वह राजा उस लड़की को मिलने की आस में उसी जंगल में भटकता रहा। सिकंदर ने अपना राजपाट भी खो दिया। भूखा प्यासा रहा। एक दिन उस झील के पास बैठकर, जहां वह लड़की खो गई थी, अपनी बेचैनी में रोने लगा। उसके आंसू झील के पानी में मिलने लगे और पानी के नीचे एक मछली तक पहुंचे। अचानक से एक भंवर आसमान में उठा। बिजली कड़की और सिकंदर ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की बल खाती हुई उस झील के पानी से निकल रही थी। उसने फूलों के वही जेवर पहने थे जो उस जंगल वाली लड़की ने पहने थे। उसके लंबे, घुंघराले काले घने बाल आसमानी घटाओं से मुकाबला कर रहे थे। उसकी आंखें अब भी नीली नशीली सुरमे से भरी हुई थी। निगाहों से जुबान का काम ले रही थी। उसका रोम रोम पानी की बूंदों से भीगा था। उसका तन महकता हुआ कायल कर रहा था। दुनिया की सबसे सुंदर और आकर्षण से भरी वो नारी थी। उसे देखते ही सिकंदर के चेहरे मुस्कुराहट आ गई। आंखों से इंतजार खत्म होने के आंसू गिरने लगे। वो लड़की बोली, क्यों व्याकुल हो? सिकंदर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कितने महीनों से तुमसे मिलने की आस में रोज जागता था। फिर वो लड़की बोली, अब मिल लिए हो तो मैं जाऊं? सिकंदर बोला, नहीं, पता नहीं क्या जादू है मुझ पर, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस बात पर वो लड़की इतरा के बोली, मेरे बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। सिकंदर ने फिर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे साथ महल चलो, मेरी रानी बनो। वो लड़की गुस्से में आई और बोली, तुम तो क्या, मुझे कोई भी अपनी रानी नहीं बना सकता। तुम वो नहीं, मुझे कैद करने की कोशिश न करो राजन, और अपनी भलाई के लिए वापस चले जाओ। सिकंदर जिद पे आ गया, क्यों नहीं चल सकती तुम मेरे साथ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। दोनों में बहस होने लगी और जब सिकंदर नहीं माना तो उस लड़की ने उसे अपना असली रूप दिखाया। उसके पैर गायब हो गए। उसका निचला हिस्सा मछली में तब्दील हो गया।
और फीमेल उसकी बाजुओं पे सांप सांप घूम रहे थे। उसकी कमर पे तितलियां थी और सिर पे हीरो का मुकुट ताज था। उसके बाल भी झरने में तब्दील हो गए। जब उसने आंखें आसमान की ओर की, तो आसमान में बिजली हाई वोल्टेज कड़कने लगी। एक बेल उसकी कमर जड़ी बूटी पर बंधी हुई थी। वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। ये सब देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन हो तुम? इस अजीब सी रहस्यमयी लड़की ने जवाब दिया, मैं कुदरत हूँ। बिजली हाई वोल्टेज, पानी ठंडा पसीना, हवा, आग फायर, बारिश, मौसम सब मैं हूँ। कभी मैं लावा ज्वालामुखी बनती हूँ, कभी मैं सूखा बनती हूँ, कभी मैं बाढ़ लहर हूँ तो कभी मैं खूबसूरत सूर्योदय वादियाँ। मेरा मुकाबला इस दुनिया में कहीं नहीं। राजन, तुम सिर्फ एक राज्य के राजा हो लेकिन मैं सारी कुदरत की रानी हूँ। सूरज का चेहरा, दिन रात, हंस या चांद, सर्दी गर्मी, हवा में पत्ता, सब मैं हूँ। यहाँ तक कि आपकी सांसें भी मैं हूँ। इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो मेरे प्यार और गुस्से को बर्दाश्त करे। आपका मुझे बार बार बुलाना मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आना पड़ा। क्या अब भी आपको मुझसे प्यार है? उद्धरण चिन्ह। राजा ने जवाब दिया, मैं बस ये जानता हूँ कि जब से तुमको देखा है, मैं फिर में नहीं रहा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तुम नहीं तो मैं नहीं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुदरत के न मानने पर राजा का दिल टूट गया और वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, अचानक कुदरत धू धू कर जलने लगी। दर्द से कराहने लगी, जलने लगी। राजा पलटा। वो कुछ समझ नहीं पाया। सारे जंगल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने नजर घुमाकर देखा कि जंगल जल रहा है। जैसे जैसे जंगल की आग तेज हो रही थी, वैसे ही वो लड़की बनी कुदरत भी जलने लगी। राजा घबराया। अपने प्यार को यूं तड़पते देख उसकी खुद की जान निकल रही थी। कुदरत ने सिकंदर से जंगल बचाने की विनती की और लालच देकर कहा कि अगर वो ये जंगल बचा लेगा तो वो उसके साथ उसके महल में उसकी रानी बन के जाएगी। सिकंदर जंगल को बचाने की कोशिश करने लगा। आग की लपटें काफी ऊंची थी। एक हिरन को बचाते हुए सिकंदर के रेशमी कपड़ों ने आग पकड़ ली और जल्द ही सिकंदर भी आग की लपटों में घिर गया। उसने हिरन को बचा लिया लेकिन वो खुद बुरी तरह से जल गया। कुदरत ने एक निर्दोष को ऐसे मरते देखा तो गुस्से में आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और बिजली कड़की। तेजधार बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। जिन लोगों ने उस जंगल में आग लगाई थी वो नदी के तेज बहाव में बह गए। दोनों ही नहीं जानते थे कि होनी एक महान प्रेम गाथा लिखने जा रही है। धुएं की कालिक कुदरत के गालों पे लगी थी। राजा सिकंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तब भी उनकी आंखों में सुकून था। कुदरत को अफसोस हुआ और वो सिकंदर के लिए रोने लगी। उसने अपना हाथ राजा को दिया। सिकंदर मुस्कुराया और बोला, अगला जन्म लूंगा, तुम आना। इतना कहते ही राजा की जान निकल गई। वो उसे खामोशी से देखती रही। आसमान साफ हो गया और सूरज की तेज रोशनी हुई। उस रोशनी से आवाज आई, तुमने चालाकी से एक बेकसूर की हत्या की है। अगर तुमने न्याय नहीं किया तो तुम खत्म हो जाओगी। इतना सुन वो डर गई। ये क्या? मैं किसी इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे सहन कर सके। जो भी मुझे पाने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं जन्म लूंगी तो मेरे काम कौन करेगा? सूरज नहीं चमकेगा, झरनों में पानी नहीं बहेगा, हवा नहीं चलेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस रोशनी ने कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ताकतें तुम्हें ही खत्म कर देगी। जाओ अपने लिए एक कोख को ढूंढो। फिर वो रोशनी गायब हो गई। कुछ वक्त बाद राजा सिकंदर ने एक रानी के घर उसका बेटा बनकर जन्म लिया। राजगढ़ में राजकुमार के जन्म को लेकर जश्न था। कुदरत तक ये संदेश जब पहुंचा तो वो सिकंदर से एक तितली के भेस में मिलने पहुंची। छोटा सा बच्चा जो सिकंदर था, उस तितली को देखकर खिलखिला उठा। उस बच्चे ने हाथ आगे किया तो तितली बनी कुदरत उसके हाथों में आ गई। कुदरत समझ गई थी कि उसको भी अब जन्म लेना होगा। पिछले जन्म के सिकंदर का नाम अब अक्षत रखा गया। राजगढ़ का कुंवर, अक्षत, बच्चा और कुदरत अपने लिए सही कोख को चुनने लगी। उसे कोई भी औरत इतनी ताकतवर नहीं लगी जो उसका वजन सह पाती। इधर राजकुमार अक्षत अपने महल में बड़े होने लगे। एक दिन जब कुदरत कबूतर बनकर आसमान में उड़ रही थी तब किसी के तीर से वो जख्मी होकर गिर गई।
बच्चे उसे तंग कर रहे थे। तभी एक 14 साल का बच्चा, जो वेशभूषा से कोई राजकुमार लग रहा था, सामने आया। उसने उस कबूतर को प्यार से उठाकर उसका तीर निकाला। पानी से उसका जख्म साफ करने लगा। वो उस कबूतर से बातें भी कर रहा था कि तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें पट्टी कर दूंगा। बातें करते वो उस कबूतर को महल ले गया, उसको दाना पानी दिया और उसको लेप भी लगा दिया। तभी उसकी माँ रानी पद्मिनी भी वहां आ गई। तब राजकुमार आर्यन बोला, माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? रानी पद्मिनी ने उससे कहा, तुम भगवान से मांगोगी तो जरूर मिलेगी। ऐसे बातें करते हुए रानी वहां से चली जाती है। फिर वो उस कबूतर से बातें करने लगा और यूं ही बातें करता सो गया। कबूतर बनी कुदरत की आंखों में आंसू थे। सारी रात वो आर्यन को देखती रही। सुबह जब आर्यन उठा तो कबूतर गायब था। कुदरत अपने असली रूप में आ गई और उसने अपनी ताकतों को इकट्ठा करके आधी ताकतें सिकंदर यानी कि इस जन्म के अक्षत को भेज दी और कहा, जब मैं विवाह करूंगी तब ये ताकतें मैं वापस ले लूंगी। क्या मिल पाएगी कुदरत को अपने लिए सही कोख? कैसे पूरा करेगी अपना वचन? सदाबहार वृक्ष और फीमेल। चैप्टर 2, कुदरत का जन्म। जैसे आर्यन ने कबूतर बनी कुदरत का ख्याल रखा, कुदरत का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वो आर्यन के महल इंद्रप्रस्थ ही जन्म लेगी। इंद्रप्रस्थ सूखे की वजह से एक बंजर जमीन का टुकड़ा बन चुका था। न वहां बारिश होती थी, न ही वहां पर कोई पेड़ पौधा था। लोग अपनी जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे। कुछ ही दिनों में रानी पद्मिनी के गर्भवती होने की खबर आई। लेकिन इसी के साथ सूरज मध्यम हो गया। हवाएं उदासी से बहने लगी। फूल कुछ बेरंग से खिलने लगे। हर चीज बेजार नजर आ रही थी। वक्त मानो थम गया हो। आखिर कुदरत की रानी अब किसी की कोख में पल रही थी। 9 महीने खत्म होने वाले थे। हर कोई बस अब रानी के प्रसव का इंतजार कर रहा था। जब कोई बेफिक्र होता है तभी एक बुरी नजर लगती है। अचानक से इंद्रप्रस्थ के राजा का युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक रक्तपात होता रहा। राजकुमार आर्यन बहुत छोटे थे इसलिए युद्ध में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि वह इस युद्ध को हारने लगे हैं तब वह भी रण में उतर गए। 14 साल के बच्चे ने वह पराक्रम दिखाया कि हारी हुई बाजी भी इंद्रप्रस्थ जीत गया। राजकुमार आर्यन बेहद वीर थे। युद्ध तो जीत गए लेकिन उनके पिता राजा वृषभान बेहद जख्मी हो गए। राजा ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए आर्यन को नया राजा घोषित किया। आर्यन रास्ते में सोचता रहा कि अपनी मां रानी पद्मिनी को क्या कहेगा। तभी तेज बारिश होने लगी। इतने सालों बाद उस राज्य में वर्षा हुई। जब आर्यन महल पहुंचा तो वहां का नजारा उसकी सोच से परे था। रानी पद्मिनी ने भी प्राण त्याग दिए थे। वो प्रसव की पीड़ा सहन न कर सकी। अपने माँ बाप को एक साथ खो देने के गम से वो टूट गए और रोने लगे। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। नजरें ऊपर उठाई तो देखा दासी एक छोटी सी बच्ची को उसकी तरफ लेकर आ रही थी। उस रुई जैसी कोमल नन्ही सी जान को जब उन्होंने हाथों में उठाया तो अपना सारा दुख एक पल में भूल गए। उस बच्ची की नीली नशीली आंखें थी, चमकदार त्वचा। आर्यन को देखकर बच्ची मुस्कुराई। आर्यन ने उसे गले से लगाया। अपने माता पिता की चिता को मुखाग्नि देते वक्त आर्यन ने कसम खाई कि आज के बाद वो अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। अपनी बहन के माता पिता बनकर उसे पालेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आर्यन को अंदाजा भी नहीं था कि जो बच्ची उसकी गोद में है वो असली में कौन है। वो नहीं जानते थे कि वो कितनी महान प्रेम कथा का हिस्सा बनने वाले हैं और न ही कोई ये जानता था कि इस प्रेम कहानी में एक भाई के निस्वार्थ प्रेम का कैसा उदाहरण पेश होने वाला था। आज चांद पहले से ज्यादा चमकदार था। मौसम भी सुहाना था। उस रात दासिया उस बच्ची को चुप करने की हर कोशिश कर रही थी पर वो बच्ची किसी से चुप ही न हुई। जब आर्यन ने उसे अपनी गोद में लिया तो वो ऐसे खुश हुई मानो उसे ही बुला रही थी। आर्यन उसे सारी रात अपनी गोद में खिलाते रहे। आर्यन अब राजा बन चुके थे लेकिन राजकुमारी के लिए प्रजा में दुख था। आर्यन को राजगद्दी से हटाने के लिए शत्रुओं ने प्रजा के दिल में राजकुमारी के लिए नफरत भरनी शुरू कर दी। उनके मन में ये बात डाली गई कि राजकुमारी एक अपशकुनी है, जिसके जन्म से राज्य पे संकट आया। अगर वो जिंदा रहेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए राजकुमारी को मरना होगा।
लोगों को यकीन दिलाने के लिए शत्रुओं ने बड़े बड़े भवनों में आग जला दी, किसी के घर चोरी करवाए, तो किसी को लूट लिया गया, किसी को गायब कर उसकी हत्या कर दी। भोली जनता इस पर यकीन कर बैठी। फिर सब लोग राजा आर्यन के पास राजकुमारी को मारने की गुहार लगाने पहुंचे। अपनी बहन के लिए ऐसे शब्दों को सुनकर राजा आर्यन गुस्से में दहक उठे। उन्होंने लोगों को डांट कर वापस भेज दिया और राजकुमारी की कड़ी सुरक्षा की गई। आर्यन अपनी बहन को लेकर डर गए थे। वो उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन बहकी हुई प्रजा को सही रास्ते पे लाना भी जरूरी था। इस अंधविश्वास का कोई तोड़ तो ढूंढना ही था। राजा आर्यन ने अपना भेष बदला और लोगों के बीच पहुंच गए, उनके दिल की बात जानने की कोशिश की और जब घूम रहे थे तब उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वह ये कह रहे थे कि आज रात हम गोदाम में आग लगा देंगे, इसके बाद खाने पीने की राज्य में तंगी हो जाएगी। जब लोग ये सब देखेंगे तब राजा को राजकुमारी के साथ इस महल से जाना पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बहन को कभी नहीं मारेंगे। राजा आर्यन ने ये साजिश सुन उन पर हमला किया और उनकी हर योजना को जानने के लिए उन पर जोर दिया। मरने के डर से उन लोगों ने सब कुछ उगल दिया। फौरन अपने महल पहुंचे और गोदाम के साथ साथ सभी जरूरी जगहों की रखवाली का आदेश दिया। इसी के साथ राजकुमारी के कमरे की खास रखवाली की गई। उस रात जब राजा आर्यन महल का मुआयना कर रहे थे, उन्होंने एक परछाई को राजकुमारी के कमरे की तरफ जाते देखा। छोटी सी बच्ची को पालने में खेलता देखकर वो नकाबपोश बोला, तुम्हारे भाई आर्यन ने मेरे पिता का युद्ध में कत्ल किया था। आज मैं तुम दोनों को मारकर राजगद्दी पे कब्जा करूंगा। वो बच्ची किलकारी मारकर हंसने लगी और अचानक तेज हवा चलते ही कमरे के सारे दिए बुझ गए। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बाहर जाकर मशाल ले आया। उधर राजा आर्यन हवा की गति से राजकुमारी की तरफ भागते जा रहे थे। वह नकाबपोश तलवार को उस बच्चे के जिस्म से आर पार करने ही वाला था कि तभी तलवार को एक हाथ ने पकड़ लिया। उस हाथ से खून की धारा बहने लगी। फर्श पर खून के छींटे गिरने लगे और देखते ही देखते वो हाथ खून से सन गया। नकाबपोश हक्का बक्का ऊपर देखता है तो सामने आर्यन को खड़ा पाकर अपने होश खो बैठता है। दोनों में युद्ध हुआ। नकाबपोश बार बार राजकुमारी पे हमला करने की कोशिश करता और आर्यन उसे बचाने की हर कोशिश करते। अपने जख्मी हाथों से आर्यन ने तगड़ा मुकाबला किया और फिर तलवार पकड़ ली। आखिर में आर्यन ने उस नकाबपोश के हाथों को तलवार के एक वार से काट दिया। फिर उसे घसीटते हुए महल की सबसे ऊंची मीनार पे ले गए। उस जगह से प्रजा को संबोधन देकर सारी बात बताए और लोगों को उनकी मानसिकता के लिए फटकार भी लगाई। शर्म कीजिए, एक छोटी बच्ची है वो। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो खुद कौन है। उसे कुछ भी नहीं पता। इतनी मासूम बच्ची जो कुछ बोल भी नहीं सकती, वो किसी को कैसे मार सकती है? अगर मेरी बहन के लिए आपके दिलों में जगह नहीं तो फिर मुझे भी ऐसे लोगों में नहीं रहना। लोगों को अपनी करनी पे पछतावा हुआ और इसी के साथ राजा आर्यन ने अपना राजपाट छोड़ने का फैसला सुनाया। प्रजा घबरा गई। राजा आर्यन वहां से चले गए। अपनी नन्ही सी बहन को देख वो रोने लगे। उससे माफी मांगने लगे। आपकी सुरक्षा के लिए हम कहीं दूर चले जाएंगे। राजकुमारी ने अपने नन्हे हाथों से उसकी आंखों के आंसू पोंछे तो आर्यन मुस्कुराया। जब आर्यन मुस्कुराया तो वो खिलखिला उठी। अगली सुबह जब आर्यन महल से निकलने लगे तो उनका रास्ता प्रजा ने रोक लिया और माफी मांगने लगे। उन्होंने राजकुमारी के लिए भी क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि वो राजकुमारी को अपनी औलाद जैसा ही प्यार देंगे। राजा आर्यन खुश हुए और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। प्रजा में राजकुमारी के नाम को जानने की उत्सुकता हुई तो आर्यन ने नामकरण का आयोजन किया। बड़े बड़े राजा, महाराजा, पंडित इस हवन में आए। राजपुरोहित ने कुंडली देखकर बताया, ये कोई साधारण नहीं, कुदरत की सबसे बड़ी ताकत ने आपके घर में जन्म लिया है। ये अपने उद्देश्य को पूरा करने आई है। ये जहां भी जाएंगी वो स्थान हरा भरा और खुशहाल रहेगा। इनमें कुदरती ताकतें हैं। ये सबसे सुंदर, वीर और बुद्धिमान होंगी। इनका प्यार और नफरत दोनों का मुकाबला नहीं होगा। बेतहाशा प्यार देंगी, लेकिन सावधान, इन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। आसमान फटेगा, धरती डोलेगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये जिसके पास होगी उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। आर्यन खुश हुआ और बोला, मेरी बहन इस राज्य की ताकत बन के आई है।
इसलिए मैं इसका नाम स्वर्णनिष्ठा रखता हूँ। आज से ये हमारी निष्ठा होंगी। ये खबर जब बाकी राजाओं ने सुनी, तो उनके दिल में निष्ठा को पाने का लालच जाग गया। वो सब एक एक कर आर्यन को निष्ठा के बदले सुख शांति का प्रस्ताव रखने लगे, अन्यथा युद्ध की धमकी देने लगे। राजा आर्यन ने वीरों की तरह अपनी बहन के लिए युद्ध को चुना। वो जिस युद्ध में जाते, वो जीत जाते। जब भी कोई शत्रु उन पे हमला करता, एक तेज रोशनी आर्यन का सुरक्षा घेरा बन जाती। आर्यन ने या तो उन राजाओं को मौत के घाट उतारा या फिर उन्हें कैदखाने में डलवा दिया। इंद्रप्रस्थ फल फूल रहा था। निष्ठा को देखे बिना आर्यन का दिन नहीं निकलता था। वो बेहद प्यारी थी। जब राजाओं ने देखा कि आर्यन से सीधे तौर पे निष्ठा को नहीं जीता जा सकता, तो एक राजा ने छल का रास्ता अपनाया। इस राजा का नाम था केवक। उसने दोस्ती का प्रस्ताव अपने सबसे चतुर और भरोसेमंद राजदूत के हाथों भेजा। वो भेस बदलने में भी माहिर था। खत पढ़ने के बाद राजा आर्यन ने राजदूत को मेहमान खाने में आराम फरमाने को भेजा। जब आर्यन अपने राजकाज में व्यस्त था, उस वक्त उस राजदूत ने निष्ठा के कमरे को ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा निष्ठा के कमरे के बाहर सख्त पहरा है। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। आर्यन सुबह से कामों में व्यस्त थे, इसलिए जब को राजकुमारी से मिलने दोपहर को पहुंचे तो वह हैरान रह गई, क्योंकि पालने में राजकुमारी नहीं थी, पर उसकी जगह एक पुतला था जो दूर से दिखने में यूं लगता था कि जैसे राजकुमारी सो रही है। निष्ठा को पालने में न देखकर आर्यन बेहद परेशान हुए। उन्हें राजदूत पर शक हुआ। फौरन उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन राजदूत भी गायब था। आर्यन सब समझ गए। राजकुमारी के अपहरण की खबर जंगल में आग की तरह फैली। हर कोई राजकुमारी के लिए चिंतित था। त्योहारों का वक्त था, इसलिए पूरे इंद्रप्रस्थ में जश्न का माहौल था। भीड़ में खो जाना बड़ा ही आसान था। चारों तरफ खोजबीन शुरू हो गई। निष्ठा की कोई खबर नहीं। काफी वक्त गुजर गया। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर सुमुखी पर गई, जो निष्ठा के गले में थी। आर्यन को निष्ठा की ये निशानी मिली तो वो निष्ठा के करीब होने का एहसास करने लगे। कुछ दूरी पे उन्हें निष्ठा के पैरों में बंदी पाजेब गिरी मिली। सामने एक मैदान में मेला था। राजा आर्यन मेले में चले गए। वो हर बच्चे पर नजर रखते, पर कोई भी निष्ठा नहीं था। एक आखिरी तंबू टेंट में देखना बाकी था। उस टेंट में उन्हें एक आदमी दिखा जो बेहद बूढ़ा था और उसके हाथों में एक बच्ची थी। लेकिन राजा का दिल टूट गया, क्योंकि वो निष्ठा नहीं थी। वो एक सांवले रंग की बच्ची थी। वो जाने लगा तो उस बच्ची ने आर्यन की उंगली अपने पूरे हाथ से पकड़ ली, मानो वो उसे रोकना चाह रही हो। आर्यन ने अपने हाथ को बड़े प्यार से छुड़वाया और मुस्कुरा कर आगे चले गए। उनका दिल बैठा जा रहा था कि जाने उनकी बहन को कहाँ होगी और कौन ले गया, कैसे होगी। वह अपने घोड़े पर बैठकर अपने ख्यालों में मशगूल आगे चल पड़े, और फिर जब उन्हें लगा कि वह हार चुके हैं, तब उन्होंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और अपनी बहन की सलामती की दुआ मांगी। आंखें खोलकर जब उन्होंने अपने हाथ को देखा, तो उन्होंने पाया कि उनके हाथ पर एक काला रंग लगा है। वो कुछ हैरान हुए, तभी उन्हें उस बच्चे के रोने की आवाज दूर से सुनाई दी। वह सब कुछ समझ गए। वह बच्ची जिसने उनका हाथ पकड़ा था कोई और नहीं, उनकी खुद की बहन थी, उनकी निष्ठा। आर्यन ने फौरन अपने सिपाहियों को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया और अपने घोड़े को उस दिशा में मोड़ा। जल्द ही वह उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे, जो कि असल में एक राजदूत था और भेष बदलकर घूम रहा था। घुड़सवारी करते हुए आर्यन बोले, थोड़ा मेहमान नवाजी तो करने देते। आर्यन को अपनी बराबरी पर घुड़सवारी करते देख वह सब कुछ समझ गया था। उसने फौरन ही अपनी तलवार को निकालकर आर्यन पर वार कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में राजदूत परास्त हो गया। आर्यन ने निष्ठा को अपने एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी और मुंह में घोड़े की लगाम थी। घोड़े के पीछे रस्सी में राजदूत घसीटता हुआ आ रहा था। पूरा इंद्रप्रस्थ ये नजारा देख रहा था। इसके बाद उस राजदूत का सर कलम कर दिया गया और तोहफे के तौर पे राजा केवक को भेजा गया। एक पत्र भी लिखा गया, जिसमें केवक को युद्ध की जगह और वक्त दोनों बताए गए। इस युद्ध में राजा केवक को बंदी बना लिया गया। आर्यन अपनी बहन निष्ठा के लिए कुछ भी जोखिम उठा सकते थे। वो उनके लिए सब कुछ थी। निष्ठा भी अपने भाई के साथ रहना पसंद करती थी। जब निष्ठा सो जाती तो आर्यन उसकी भोली सी मासूम सूरत को देखते रहते। जब वो हंसती तो वो भी चहक जाते।
अगर कोई राजा इंद्रप्रस्थ की तरफ गलत मंशा से उस इलाके तक आता तो यमुना नदी में वो बह जाता या फिर धरती फट जाती और उस राजा को अपनी सेना के साथ वापस जाना पड़ता। ये सब कुछ निष्ठा की माया थी। वो आर्यन की हिफाजत कर रही थी और आर्यन उसकी। भाई बहन का ये प्यार कायनात खुद अपनी स्याही से लिख रही थी। जब राजकुमारी के अपहरण की साजिश नाकाम हो गई और राजा केवक बंदी बना लिए गए, तो केवक के भाई ने बदला लेने के लिए निष्ठा को मारने का फैसला किया। उसने महल की एक दाई को सोने की मोहरों का लालच देकर उसे खरीद लिया। उस दाई ने निष्ठा के दूध में विष मिला दिया। कुछ ही देर बाद निष्ठा के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। वो तड़प रही थी। आसमान में बिजली कड़की, तेज भयानक हवाएं चली, पंछी जानवर सब अलग तरह की हरकतें करने लगे। पानी का रंग पीला होने लगा। सब कुछ अजीब और डरावना होने लगा। आर्यन महल में अपने मंत्रियों के साथ खास मसलों पे बातचीत कर रहे थे कि निष्ठा की चीखें उनके कानों तक पहुंची। दिल को सिहर कर देने वाली चीखें। आर्यन फौरन सब काम बीच में छोड़कर निष्ठा के पास गए। जब उन्हें पेट दर्द का पता चला तो फौरन राजवैद्य को बुलाया गया। निष्ठा काबू में नहीं आ रही थी। बस एक सांस रोए ही जा रही थी। अब निष्ठा की सांसें उखड़ने लगी। राजवैद्य ने कहा, इसका उपचार अब मेरे पास नहीं है। इनको विष दिया गया है। इस प्रांत में कहीं भी इस विष का तोड़ नहीं है। उत्तर की पहाड़ियों में ही वैद्य इस विष का तोड़ जानते हैं। अगर सुबह तक राजकुमारी को औषधि नहीं मिली तो उनके प्राण जा सकते हैं। इतना सुनते ही आर्यन फौरन घोड़े में बैठकर रातों रात उत्तर की पहाड़ियों में गए। मौसम बेहद खराब था और वक्त बेहद कम। भयानक सर्दी पड़ रही थी। बदन ठंड में जम रहा था और उत्तर की पहाड़ियों में बर्फबारी भी हो रही थी। क्या ला पाएगा आर्यन अपनी निष्ठा के लिए जहर का तोड़? कैसे होगा निष्ठा का उपचार? चैप्टर 3 नरभक्षी और निष्ठा। बिना रुके, बिना थके वो उस जगह पहुंचा। वहां के वैद्य से औषधि ली वापस आते वक्त आर्यन को जंगल के रास्तों से आना था। रात बहुत अंधेरी था और उन्हें जल्दी भी जाना था, इसलिए इससे छोटा रास्ता कोई भी नहीं था। अचानक से उनके होश उड़ गए जब उन्होंने अपने सामने एक शेर को देखा। शेर भूख से दहाड़ रहा था। आर्यन ने खुद को संभाला और शेर से मुकाबला किया। उन दोनों के बीच लंबी झड़प हुई जिसमें शेर ने आर्यन को जख्मी कर दिया, लेकिन फिर भी वह लड़ते रहे। आखिर में शेर भाग खड़ा हुआ और उस जख्मी हालत में आर्यन उस औषधि को लेकर सूरज की किरण से पहले इंद्रप्रस्थ निष्ठा के पास पहुंचा। रो रो कर निष्ठा की आंखें सूज गई थी। निष्ठा को औषधि मिलते ही उसे आराम आ गया। उसने रोना बंद कर दिया और वो सो गई। इधर आर्यन के जख्मों का इलाज हो रहा था। अगली सुबह आर्यन जब निष्ठा को फिर से खिलखिलाता देखता है तो अपने जख्मों की तकलीफ उसे बेहद कम लगती है। आर्यन की जान में जान आई। इस प्रसंग के बाद कई राजकुमारियां आर्यन के लिए दीवानी होने लगी और उन्हें प्रेम पत्र लिखने लगी, जिनमें से एक खत राजकुमारी मुग्धा का था। यूं तो आर्यन ने कभी किसी राजकुमारी के खत का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुग्धा के खत को पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। उधर सिकंदर यानी कि इस जन्म के राजकुमार अक्षत अच्छी चित्रकला करने लगे थे। उन्होंने कुदरत की पिछले जन्म में देखी हुई उन्हीं नीली नशीली आंखों को एक कागज पर बनाया और दिन रात उसे देखते रहते। वो क्यों इसकी तरफ खींचे चले जाते थे, ये उनको पता नहीं था। अक्षत एक निपुण योद्धा बन रहे थे। निष्ठा महल में खेल रही थी। आर्यन सभा में बैठे थे कि तभी छोटी सी निष्ठा अपने नन्हे कदमों से सभा में चल कर आई। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी राजगद्दी से उठे और उसकी तरफ बढ़े। निष्ठा भागी पर चार चार कदमों में ही गिर गई। फिर रोने लगी। आर्यन ने उसे अपनी गोद में लिया और चुप कराने लगे। फिर निष्ठा ने उन्हें गले से लगाया और हंसने लगी। आर्यन के दिल को सुकून आया। वक्त बीत रहा था और निष्ठा और आर्यन अपने अपने महलों में एक दूसरे से दूर रह रहे थे। निष्ठा की जान को हर पल खतरा था। आर्यन युद्ध पे युद्ध करते रहे और अपनी सल्तनत को बढ़ाते रहे। कई राजाओं ने संधि कर ली और इस तरह से आर्यन सम्राट बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अब उनके आगे सिर झुकाते थे। निष्ठा अब 5 साल की हो चुकी थी। एक सुबह जब आर्यन एक सिपाही के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, तब एक उस सिपाही से आर्यन को तलवार लग गई। उनकी बाजू से खून बहने लगा। इतना देखकर निष्ठा की आंखें गुस्से में लाल हो गई। आसमान गरजने लगा।
उसमें से एक बिजली निकली और उस सिपाही के ऊपर गिरी। वो बुरी तरह से जल के मर गया। उसके बाद वो गुस्से में हुंकारे भरने लगी। आर्यन ये सब देखकर हैरान रह गया और कहीं वो एक लाश देखकर डर न जाए उसे भागकर वहां से ले गए। निष्ठा आर्यन को गले मिली और परेशान सी आर्यन के जख्म को देखकर रोने लगी। आर्यन उसे समझाता रहा कि वो ठीक है। उसके बाद वो बोली, जो कोई भी आपको नुकसान करेगा, मैं उसका यही हाल करूंगी। आप मेरे भैया हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। फिर गले लग गई। आर्यन मुस्कुराए पर राजपुरोहित की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंजती रही। उसी वक्त वो राजपुरोहित से मिलने पहुंचे और जो भी हुआ वो बता दिया। जब राजपुरोहित ने सुना तो घबरा कर बोला, अनर्थ। मैंने आपसे कहा था कि राजकुमारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो आपसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए आपकी तकलीफ नहीं देख सकी। आपके और उसके बीच जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देगी। उसकी ताकतें उसको भी नुकसान कर सकती है। आपको ध्यान रखना होगा और कोई उपाय नहीं। राजा आर्यन और भी सतर्क रहने लगे। निष्ठा आर्यन से बहुत प्यार करती थी। कभी आर्यन के बिना नहीं रहती थी। आर्यन भी उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। उनकी तो जान बसती थी उसमें। निष्ठा का हर नखरा आर्यन उठाया करते थे। वो अक्सर आर्यन के कपड़े पहनकर महल में आर्यन की नकल करके दास दसियों को हुक्म दिया करती थी और सब उसकी तुतलाती सी आवाज को सुनकर हंसा करते थे। एक दिन वो राजसभा में सिंहासन को खाली देखकर अपने भाई की तरह उस पे बैठ गई। मंत्रियों की जगह उसने अपने दासियों को वहां बिठाया और हुक्म में बोली, दूध लाओ, नहीं तो करगहर कारागार में डाल देंगे। सब हंसने लगे। तभी एक दासी आकर बोली, महाराज इसी ओर आ रहे हैं। पकड़े जाने के डर से निष्ठा झट से सिंहासन के पीछे छुप गई। बाकी सब भाग गए। आर्यन हर बार की तरह अपनी गद्दी पे आकर बैठे। कार्यवाही आगे चली तो निष्ठा ने सुना कि फरियादी आ रहे हैं और आर्यन उनकी हर बात पूरी करते हैं। आर्यन ने पूछा, क्या सारे फरियादी खत्म हो गए? निष्ठा बोली, मेरा दुदू तो आया नहीं। सब यहाँ वहां देखने लगे। आर्यन उठा और अपनी राजगद्दी के पीछे देखा। निष्ठा मुंह छुपा के बैठी थी। आर्यन मुस्कुराए और एकांत बोल दिया। सब वहां से चले गए। आर्यन अपने घुटनों पे बैठे और निष्ठा से पूछा, आप यहाँ मेरे कपड़े पहनकर क्या कर रही है? निष्ठा धीरे से बोली, हमें आपकी याद आ रही थी तो इसलिए। वो दासिया है ना, मुझे दूधू नहीं देती। सब राजा की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनता। आर्यन हंसने लगे। फिर उसे गोदी में उठाकर राजगद्दी पे बिठाया और उसको अपना ताज भी पहना दिया। फिर बोले, अब आदेश दो, मैं देखता हूँ कौन तुम्हारी बात नहीं सुनता। निष्ठा दासी को बुलाने के लिए ताली बजाती है पर छोटे बच्चे के ताली की आवाज नहीं होती। निष्ठा उदास हो गई। आर्यन बोले, एक बार फिर कोशिश करो। जब इस बार निष्ठा ने ताली बजाई तो आर्यन अपना हाथ छुपाकर ताली बजा देते हैं। वो आवाज इतनी ऊंची थी कि दासी फौरन पेश हो गई। निष्ठा ने कहा, मेरे लिए दूधू लाओ। जी राजकुमारी, बोल वो चली गई। फिर निष्ठा उठी और अपने सिर पे पहने आर्यन के ताज को उसे वापस पहना देती है। फिर बोली, आप ऐसे सुंदर लगते हैं। फिर आर्यन के गाल को चूम लेती है। आर्यन भी उसे बाहों में भर के खुश होता है। तभी आर्यन के पास एक सेवक खत लेकर आता है। आर्यन उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह खत मुग्धा का है। वह फौरन एकांत में चले जाते हैं और उसको पढ़कर मुस्कुराते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि आप सम्राट आर्यन हैं, लेकिन आप है खड़ूस। क्या आपको नहीं पता कि लड़की के साथ कितने प्यार से रहना चाहिए? अपनी बहन का कैसे ख्याल रखते होंगे? हम आपके खत का इंतजार करते हैं लेकिन आप कभी हमें कोई खत नहीं लिखते। बस हर बार एक युद्ध जीत जाते हैं ताकि हम खुद को ये तसल्ली दे सके कि जरूर राजा आर्यन युद्ध में होंगे, इसलिए उन्हें खत लिखने का वक्त नहीं मिला होगा। आपको कभी भी हमारा खत पढ़कर अच्छा नहीं लगा। मुझे माफ कर देना कोई बात बुरी लगी हो तो। लेकिन हम आपसे इतने सालों से मिलने की उम्मीद करते आए हैं। कभी महेंद्रपुरा आइए। हम आपके सामने नहीं आएंगे पर एक बार आपको दूर से देख जरूर लेंगे। अब तस्वीरों में और नहीं देखा जाता। आपकी मुग्धा। आर्यन ने पहली बार जवाब दिया। लिखा कि राजकुमारी मुग्धा, हमने आपके सभी खातों को पढ़ा है, लेकिन कभी भी आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि हम सच में बहुत व्यस्त रहते हैं।
लेकिन ये भी सत्य है कि हम कितने भी व्यस्त हो, जब कभी आपका खत आता है किसी और राजकुमारी का पत्र, हम पढ़े ना पढ़े आपका अवश्य पढ़ते हैं। इस बार तो आप हम पर बहुत क्रोधित है। हमें क्षमा कीजिए। हम आपके इंतजार को जल्द ही खत्म करेंगे। आपके आर्यन। ये पत्र पढ़कर राजकुमारी मुग्धा के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो खुशी से कूदने लगती है। कुछ दिनों बाद आर्यन को खबर मिलती है कि 10-10 राजकुमारियों को अगवा किया गया है। वो सभी एक गुफा में कैद है। कैद करने वाला एक आदमखोर इंसान है। अभी तक जंगलों में रहता था इसलिए पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब वो बाहर आकर आम से लेकर राजघराने के लोगों को भी शिकार बनाने लगा है। सभी राजा आर्यन के पास गुहार लगा रहे थे क्योंकि वो गुफा आर्यन के राज्य में थी। आर्यन ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन उसने सभी को मार दिया। कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाया। तभी जख्मी हालत में एक लड़की भागती हुई इंद्रप्रस्थ की सड़कों में दिखी। उसके बारे में आर्यन को इत्तला किया गया। उस लड़की को राजमहल में पेश किया गया। तब उस लड़की ने बताया कि वो और बाकी 9 राजकुमारियां झील के किनारे खेल रही थी कि तभी वहां एक अजीब सा इंसान उनके आगे आया। उसने सारे सिपाही मार दिए और उन्हें अगवा करके ले गया। उसने ये भी बताया कि उसके साथ उस वन मानुष ने जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। इतना सुनते ही आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा। आर्यन भड़कते हुआ बोला, बस बहुत हो गया, अब हम खुद जाएंगे। वो अपनी तैयारी कर अपने कुछ योद्धाओं के साथ उस गुफा तक पहुंचा। आर्यन ने अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए अपना भेष बदल लिया था। गुफा बहुत बड़ी थी और डरावनी भी। उस गुफा में कई नरकंकाल थे। उधर छुपन छुपाई खेलत हुए निष्ठा हथियारों की बग्घी में जाके छुप गई थी। तो वो भी उस गुफा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आर्यन को इसकी कोई भनक नहीं थी। आर्यन संभालते हुए बिना कोई आवाज किए चल रहा था और तभी उन्हें एक हाथ नजर आया। जब पत्थर हटा के देखा तो पाया कि वो कोई राजकुमारी है जो बेहोश है। उसे होश में लेकर आए तो वो रोने लगी। आर्यन ने उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा, आवाज मत करो नहीं तो वो नरभक्षी जान जाएगा। मुझे बताओ बाकी राजकुमारियां कहाँ है? उस राजकुमारी ने उंगली से बाएं और इशारा किया और बेहोश हो गई। राजा के सैनिक उसे बाहर छोड़ आए और वो खुद आग बढ़ गए। उन्होंने राजकुमारियों को एक रस्सी से बंधे देखा। उन सभी के मुंह में पट्टी बंधी थी। आर्यन ने जाकर उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूती से बंधी थी। आर्यन अपने खंजर से उसे काटने लगे। लड़कियां बहुत डरी हुई थी। आर्यन ने कहा, घबराओ मत, मैं आर्यन। फिर वो सोचने लगे कि अपनी पहचान बताना सही नहीं होगा, तो बोले, मैं सम्राट आर्यन का योद्धा हूँ। आपको बचाने आया हूँ। किसी को कुछ नहीं होगा, बस शोर मत करो। आर्यन को ये नहीं पता था कि उन राजकुमारियों में से एक मुग्धा भी थी। नहीं, मुग्धा को पता था कि यही सम्राट आर्यन है जिसके खत का वो इंतजार करती है। मुग्धा ने जब आर्यन के योद्धा को अपने सामने देखा तो उसका दिल चाहा कि आर्यन के बारे में बहुत सारी बातें पता करे। इसी दौरान वहां नरभक्षी आ गया। उसकी विशाल दानव जैसी काया, बड़ी डरावनी आंखें, लंबे बाल, गंदे दांत और हाथ पैरों के बड़े नाखून थे। शरीर 15-15 फुट जितना ऊंचा। उसके आगे सब बौने लग रहे थे। सम्राट आर्यन भी चकरा गए। उन्होंने खंजर से निशाना उसकी आंख पे मारा, लेकिन खंजर तो तीली के सामान उस नरभक्षी को छू के गिर गया। सब राजकुमारियां चिल्लाने लगी। आर्यन के योद्धा भी आ गए। चारों तरफ से घेर कर उन्होंने नरभक्षी पर हमला किया, मगर उस नरभक्षी के आगे वो सब बेकार साबित हुए। आर्यन का हर योद्धा बुरी तरह से जख्मी होकर अचेत हो गया था। आर्यन ने मशाल से उस नरभक्षी को दूर किया। वो राजकुमारियों को अपने साथ पीछे होते हुए बाहर की तरफ ला रहे थे। नरभक्षी की एक फूंक से आर्यन की मशाल बुझ गई और अब राजकुमारियां और डॉट 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 भी ज्यादा डर से चिल्लाने लगी। आर्यन के तो कान ही बोले हो गए। आर्यन ने मन में सोचा, लड़कियां कितना डॉट 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 चीखती है। वो उन्हें जितना चुप करवाता वो उतना ही चीखती। आखिर आर्यन की सहन शक्ति जवाब दे गई और वो चिल्लाए, चुप चुप चुप, पर कोई चुप नहीं हुई। फिर वो जोर से बोले, चू
डॉट 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 डॉट। पर चुप, एकदम चुप। सभी शांत हुई। नरभक्षी पैर पटकता आगे आ रहा था। आर्यन समझ गए थे कि इसको ताक से नहीं दिमाग से हराना होगा। इससे लड़ाई नहीं, इसकी भगाई करनी होगी। फिर आर्यन यहाँ वहाँ उसको अपने पीछे भगाते रहे, उसको उकसाते रहे। वो नरभक्षी चिढ़कर उनके पीछे आता रहा। आर्यन ने मौका देखकर उस नरभक्षी पर तलवारों से कुछ वार भी कर दिया था। आर्यन को जब लगा कि वो बस ये लड़ाई जीत ही जाएंगे कि उनकी नजर निष्ठा पर गई। वो आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। नरभक्षी ने निष्ठा को उठा लिया। आर्यन का दिल मुंह में आ गया था। वो चिल्लाए, निष्ठा। निष्ठा न तो उस नरभक्षी को देखकर भागी, न ही वो डरी। वो कभी मुस्कुरा कर उस नरभक्षी को देखती तो कभी आर्यन को। निष्ठा को यकीन था कि आर्यन उसे कुछ होने नहीं देंगे। निष्ठा उसके गालों को सहलाकर बोली, आप कौन है? नरभक्षी कुछ पिघला और फिर डराने लगा तो निष्ठा मासूमियत से बोली, भैया, ये मुझको डरा रहा है, इससे कहो आंखें नीची करे। राजकुमारियां कभी निष्ठा को देखती तो कभी आर्यन को। क्या होगा निष्ठा का? कैसे बचेगी निष्ठा इस नरभक्षी से? क्या जान जाएगी मुग्धा आर्यन का सच? चैप्टर 4 मुग्धा का इजहार। कहते हैं कि ये मोहब्बत की लकीर हर किसी के हाथों में नहीं होती। अक्सर हमारी जिंदगी में प्यार तब दस्तक देता है जब हम प्यार को ढूंढते भी नहीं है। सच ये होता है कि उस प्यार को हमने नहीं, प्यार ने हमें चुना होता है। आर्यन मुग्धा के साथ भी यही था। उस गुफा में जब निष्ठा नरभक्षी के हाथों में होती है तो आर्यन उसे बचाने को आगे होता है, लेकिन मुग्धा बोली, राजा आर्यन को पता है कि उनकी बहन यहाँ है। कुछ करो, नहीं तो सम्राट आर्यन तुम्हें और इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आर्यन मुग्धा की तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। वो आगे जाने लगता है तो मुग्धा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको, तुम मत जाओ। निष्ठा यहाँ है तो आर्यन भी यहाँ आ जाएंगे। इसी बहाने हम सब उन्हें देख लेंगी। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया। क्या? मुग्धा बोली, हाँ, देखो, मत जाओ, सम्राट को आने दो। आर्यन ने हाथ छुड़ाया और एक छलांग लगाकर उस नरभक्षी की आंखों को अपनी तलवार से फोड़ दिया। दर्द में तिलमिलाया नरभक्षी निष्ठा को छोड़ देता है और निष्ठा उसके हाथ से गिर जाती है। निष्ठा चिल्लाए, आ, लेकिन आर्यन उसे अपनी गोद में पकड़ लेता है। निष्ठा उसको गले से लगाती है। नरभक्षी गुस्से में उन पर पत्थर फेंकने लगता है। तब आर्यन एक ऊंची सी जगह पर चढ़कर उसके सिर पर वार किया। नरभक्षी कुछ बेहोश सा हुआ और योद्धा उस गुफा में दाखिल हो जाते हैं। वो सब राजकुमारियों को ले जाते हैं। बस मुग्धा ही अंदर रह जाती है। सोचती है कि क्यों न निष्ठा से दोस्ती कर आर्यन से मिलना हो जाए। वो जैसे ही उसकी ओर आने लगती है, आर्यन निष्ठा को अपनी गोदी में उठा लेता है। मुग्धा देखती रह जाती है। फिर आर्यन कहता है, चलिए राजकुमारी। मुग्धा कुछ कहने ही लगती है कि वो चीखती है, आ। आर्यन पीछे मुड़कर देखता है कि निष्ठा की आंखों में अजीब सी चमक है। वो अपनी नीली आंखों से गुस्से में देख रही है। नरभक्षी के हाथों में तलवार तो है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। तभी धरती फट जाती है और जमीन से दो हाथ निकलते हैं। उस नरभक्षी को अंदर खींच लेते हैं और उसके अंदर होते ही धरती फिर से पहले की तरह हो जाती है। सिर्फ नरभक्षी की तलवार रह जाती है। आर्यन और मुग्धा निष्ठा को देख दंग रह गए। फिर वो मुस्कुराती हुई आर्यन से कहती है, आपको कुछ नहीं हुआ। निष्ठा उसके गालों को चूमती है और फिर उसके कंधे पे सिर रख लेती है। मुग्धा घबराए, ये क्या था? इतनी प्यारी बच्ची और ऐसा रंग। आर्यन कुछ भी नहीं बोला। मुग्धा ने फिर कहा, कैसे सम्राट है वो? अपनी बहन को लेने भी नहीं आएंगे क्या? निष्ठा ने आंखें खोली और आर्यन की ओर देखने लगी। आर्यन ने निष्ठा के कानों में कहा, बेचारी डर गई है। निष्ठा बोली, डरो मत, मेरे भैया है न। आर्यन झट से बोला, चलो निष्ठा, हमें देरी हो रही है। निष्ठा जाकर आर्यन के सेनापति के पास खड़ी हो जाती है। मुग्धा बोली, अपना नाम तो बता दीजिए योद्धा जी। आर्यन ने पूछा, आपको क्या करना है? जिस पर मुग्धा ने जवाब दिया, सम्राट आर्यन को बताएंगे।
आर्यन ने त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, अच्छा, पर हमें नाम बताने की इजाजत नहीं। मुग्धा कुछ इतरा कर बोली, सम्राट हमारे दोस्त है, अगर उन्हें पता लग गया कि आपने हमारे आदेश की उल्लंघना की है तो आपका सिर कलम कर देंगे। आर्यन बोला, तो ठीक है फिर, कह दीजिए, हम किसी सम्राट से नहीं डरते। मुग्धा से नजरें मिलाते हुए सैनिक को आवाज देता है, सैनिक, राजकुमारी मुग्धा को उनके राज्य की सीमा तक छोड़ कर आओ। इतना कहते ही आर्यन आगे बढ़ गया। मुग्धा अवाक सी देखती रही। हश, कितना घमंडी है, मैं इसकी सच में शिकायत लगाऊंगी। आर्यन निष्ठा को लेकर महल रवाना हो गए। महल पहुंचकर निष्ठा अपने कमरे में भाग जाती है और आर्यन राजकीय कामकाज में लग जाते हैं। उधर राजकुमारी मुग्धा आर्यन को खत लिखती है। शाम हो चुकी थी और सूरज उस दिन को अलविदा कह रहा था। पंछी भी अपने घोंसले की ओर निकल चुके थे। निष्ठा एक कागज पर उस नरभक्षी का चित्र बना रही थी। आर्यन ने जैसे ही निष्ठा को आवाज दी, वो उठकर उसकी तरफ भागी। आर्यन ने उसे अपनी गोद में लिया और पूछा कि वो क्या कर रही थी। निष्ठा ने नरभक्षी का टेढ़ा मेढ़ा चित्र दिखाया जिसमें एक अजीब सा कोई इंसान उसको तलवार मार रहा था। निष्ठा ने कहा, ये आप है और वो आदमखोर। फिर आर्यन की गाल खींचकर बोली, आप कितने वीर हैं भैया, आप सबसे अच्छे हैं। आर्यन बोला, आप पहले ये बताइए कि आप वहां पहुंची कैसे। निष्ठा बोली, मैं छुपन छुपाई खेल रही थी और वहां बग्घी में छिप गई थी। बग्घी चल पड़ी और मैं वहां पहुंच गई। आर्यन ने पूछा, आपको डर नहीं लगा। निष्ठा बोली, पहले लगा, फिर हमने आपको देखा तो डर नहीं लगा। आप हमको थोड़ी न कुछ होने देंगे, है न भैया। आर्यन ने उसे सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। उसी वक्त एक दास राजकुमारी मुग्धा की चिट्ठी लेकर आया। इस बार उस चिट्ठी में शिकायतें थी। उसमें लिखा था, सम्राट आर्यन को मुग्धा का नमस्कार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको तो पता ही है कि नरभक्षी ने हमारे साथ अन्य 9 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। हमें तो लगा था कि आप आएंगे हमारे लिए। आप तो नहीं आए पर आपके योद्धा जी आए थे। उन्होंने हमें बचा तो लिया पर वो बेहद घमंडी है। राजकुमारी निष्ठा को लेने भी आप नहीं आए। हम आपसे मिलने को आतुर है लेकिन आपके योद्धा जी से हम बहुत नाराज है। वो बागी है। वो तो आपके नाम की भी इज्जत नहीं करता। उस पर नजर रखिए और उससे सतर्क रहिएगा। आपकी मुग्धा। उद्धरण चिन्ह। ये पत्र पढ़कर आर्यन बहुत हंसे। हा, न जाने ये राजकुमारी मुग्धा भोली है या नादान। वो एक पत्र लिखने के लिए कलम उठाते हैं फिर रख देते हैं। फिर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोचने लगते हैं। अगली सुबह महेंद्रपुरा में सम्राट आर्यन के आने की खबर फैलती है। ये खबर मुग्धा तक भी जाती है। वो बहुत खुश होती है। अपने लिए नए कपड़े बनवाती है और महल की सजावट में खास काम करवाती है। उसका उत्साह आर्यन के लिए उसके प्यार को साफ दिखा रहा था। कोई भी महल में आता वो चौंक कर दरवाजे को बड़ी उम्मीद से देखने लगती कि शायद आर्यन होंगे। शाम हो जाती है पर आर्यन नहीं पहुंचते। अब मुग्धा का इंतजार जवाब देने लगा और वो खिड़की के पास बैठकर इंतजार करते करते नींद में डूब गई। सुबह हो चुकी थी। कोयल की कूक से राजकुमारी उठ गई। भीनी हवाएं बह रही थी। हाय, मैं पागल, सो गई। सुबह हो गई। महाराज आर्यन। वो दासी को पूछती है। तब दासी कहती है, महाराज तो कल रात ही आ गए थे। मुग्धा ने पूछा, तो मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं। दासी खामोश थी। वो आर्यन की एक झलक के लिए महल में भागने लगी। कभी कोई दासी कहती कि सम्राट तलवारबाजी के लिए गए हैं तो वो अभ्यास के मैदान में चली जाती। कोई दासी कहती कि वो बाग की तरफ गए हैं तो वो वहां भागती पर उसे सम्राट कहीं नहीं मिले। जब मुग्धा की मां रानी मैना की नजर पड़ी तो मुग्धा को डांटते हुए ढंग से तैयार होकर आने को कहती है। बेचारी मुग्धा अपना मन मारकर स्नान करने चली जाती है। वो जल्दी से तैयार हो जाती है। जब दासिया उससे बेचैनी का कारण पूछती है तो वो बात को टाल देती है। उसी वक्त एक दासी मुग्धा के लिए उसके पिता का आदेश लेकर आती है जो था कि सम्राट आर्यन ने पूरे परिवार से मिलने की गुजारिश की है इसलिए आप भी फौरन दरबार में उपस्थित हो। इतना सुनते ही राजकुमारी भागी जाती है। दासिया कुछ भी नहीं समझ पाती। आगे जाकर वो अपनी माँ से टकराने वाली थी। माँ बोली, अरे
रे रे, ये ऐसे हवा से बातें करती कहाँ जा रही हो? मुग्धा अपने जज्बात काबू में करते हुए बोलती है, वो माँ, मैं। माँ ने फिर डांट कर कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि महल में सम्राट आए हैं? उनके सामने बड़ी तहजीब से रहना है और तुम यहाँ भाग रही हो। मुग्धा बोली, हमें क्षमा कर दीजिए माँ। वो पिताजी ने आदेश भेजा था कि सारा परिवार तत्काल राज दरबार में पेश हो। हम देर से न पहुंचे इसलिए हम। उद्धरण चिन्ह। मुग्धा की माँ फिर कहती है, कोई देरी नहीं हुई। अभी तो आपके पिताजी और सम्राट वन घूमने गए हैं। तभी घोषणा होती है, सावधान। सम्राट आर्यन और महाराज वेदांतु महल में पधार रहे हैं। नगाड़े बजने लगे। मुग्धा अपनी माँ और भाभी के साथ दरबार में जाकर इंतजार करते हैं। हलचल तेज होती है। सम्राट आर्यन और राजा वेदांतु दोनों दरबार में आते हैं। लेकिन सैनिकों की टुकड़ी और मंत्रियों के घेरे की वजह से मुग्धा अब भी आर्यन को नहीं देख पाती। जैसे ही मंत्री और सैनिक हटते हैं, पर्दा हो जाता है और महल की बैठक शुरू हो जाती है। आर्यन मन ही मन सोचते हैं, हम जानते हैं राजकुमारी, आप हमसे मिलने को बेचैन हैं। पर आप कल हमारा स्वागत करने नहीं आई। थोड़ा तंग करना तो अब हमें भी बनता है। आइंदा आप सम्राट के सम्मान में गलती नहीं करेगी। उधर मुग्धा पर्दे से परेशान थी। हाय, अब कैसे देखूं मैं? सभा काफी देर तक चली। राजा वेदांतु सम्राट को राजकुमारी की रक्षा के लिए आभार व्यक्त करते हैं और तोहफे में 100 हाथी, 200 घोड़े और 1000 सोने की मोहरें देते हैं। इसके बाद पर्दा उठाया जाता है। जैसे जैसे पर्दा ऊपर होता है, मुग्धा की धड़कनें बढ़ जाती है। बेसब्र सी वो मुट्ठियां खोलती और बंद करती। आर्यन को देखते ही मुग्धा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसका मन ऐसा था, ये तो वही योद्धा है जो हमें छुड़ाने आया था। इसका मतलब सम्राट उस दिन भेष बदल कर आए थे। इतनी तस्वीरें देखकर भी हम क्यों नहीं पहचान सके? आर्यन उसके हाव भाव देखकर सब समझ जाते हैं और आनंद लेते हुए अपनी दोनों भुएं उठा के मुस्कुराते हैं। मुग्धा की तो सांसें अटक जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? सम्राट आर्यन को ही मैंने उनकी शिकायत लगा दी। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। हाय, मर गई मैं। अगर सम्राट ने पिताजी को सब बता दिया तो। नहीं नहीं, मैं माफी मांग लूंगी। पर अगर वो मुझसे नाराज हुए तो, कोई सजा दे दी तो, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! वो ये सब मन में सोचती है और एक बार तो सिर से पांव तक कांप जाती है। वो आर्यन के सामने खड़े होकर भी किसी दूसरी दुनिया में होती है कि उसे पता तक नहीं लगता कि उसको पिताजी बुला रहे हैं। माँ ने उसे हाथ देकर हिलाया तो होश में आई। जी जी, पिताजी। राजा वेदांतु ने कहा, सम्राट आर्यन तुम्हें बुला रहे हैं। उनकी बात का जवाब नहीं दिया। तब घबराए मुग्धा ने सम्राट आर्यन की तरफ देखा। सम्राट आर्यन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सम्राट आर्यन ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। मुग्धा ने जवाब दिया, जी, हम आपको शाम को जरूर सुनाएंगे। अभी आप हमें इजाजत दे। फिर हाथ जोड़कर वो दरबार से चली जाती है। सम्राट आर्यन भी राजा वेदांतु से बातों में मशरूफ हो जाते हैं। तभी मुग्धा पीछे मुड़कर देखती है और उसी वक्त आर्यन भी उनकी तरफ एक नजर देखते हैं। खुशी से पागल मुग्धा के पैर जमीन पे नहीं थे। कैसा होगा आज वो वक्त? हम आज पहली बार मिलेंगे। क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? उफ, हम शाम को क्या पहने? इन सवालों से वो बेचैन थी। दोपहर हो गई थी और मुग्धा को शाम का इंतजार बेसब्र कर रहा था। वो आसमान के परिंदों को उड़ता देखती है और खुद से कहती है, जाने आज शाम भी कितनी दूर है। उधर निष्ठा इंद्रप्रस्थ में ही थी। महल में भागते हुए वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका काफी खून बह जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। महेंद्रपुरा में आर्यन के लिए संदेश भेजा जाता है। आखिर शाम हो गई। सम्राट आर्यन कुछ बेचैन नजर आ रहे थे। दोनों बाग में बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। एक दूसरे का स्वागत में हाथ जोड़ दोनों एक दूजे के रूबरू बैठ गए। फिर दोनों शरबत का गिलास उठाते हैं। मुग्धा थोड़ा हौसला करके बोली, आप हमें क्षमा कर दीजिए। उस दिन गुफा में हमने जो भी कहा। आर्यन हंस पड़े। उसकी बेचैनी को मुग्धा भांप जाती है और उससे उसकी बेचैनी का कारण पूछती है।
आर्यन कहता है, जाने क्यों दोपहर से ही अलग सी बेचैनी है। ऐसा तभी होता है जब निष्ठा मुसीबत में होती है। मुग्धा आर्यन को बोलती है, आप उससे दूर है इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। आर्यन बोले, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। खैर, रही आपकी माफी की बात, हमें तो बात याद भी नहीं थी। लेकिन हमें ये याद है कि आप कई सालों से बिना हमारा जवाब भेजे हमें पत्र लिख रही थी। क्या हम जान सकते हैं कि राजकुमारी मुग्धा हमें पत्र क्यों लिखा करती थी? मुग्धा उत्साह के साथ बोली, हम हर किसी को थोड़ी ना खत लिखते हैं, जिसको हम पसंद करते। और इतना कहकर वो चुप हो गई। आर्यन के मुंह से शरबत बाहर आने वाला था। मुग्धा दिल में सोचती है, हाय, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ। आर्यन ने समझदारी से कहा, आप जानती है कि आप क्या कर रही है। आपको ऐसे मेरे लिए। उधर मुग्धा के माता पिता एक ऊंचे चौबारे से उन दोनों को देखते हैं और आपस में उनके विवाह की बातें करने लगते हैं। मुग्धा आर्यन को बीच में ही रोककर कहती है, क्या आपको हम पसंद नहीं? आर्यन तेजी से पलकें झपकाते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है मुग्धा। अगर आप हमें पसंद नहीं होती तो हम आपसे मिलने क्यों आते? लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आप मेरे लिए अपनी जिंदगी को खराब मत करो। मुग्धा सवाल करती है, क्यों? आर्यन कुछ कह पाते कि तभी सेवक एक खत लेकर आर्यन के पास आता है। आर्यन उस खत को पढ़ते हैं जिसमें निष्ठा की गंभीर हालत का जिक्र होता है। उसे पढ़ते ही आर्यन एक पल भी महेंद्रपुरा में नहीं रुकते और मुग्धा और आर्यन की ये मुलाकात ऐसे अधूरी ही रह जाती है। मुग्धा को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। मुग्धा सोचती है, जाने क्यों ये निष्ठा मुझे, हम दोनों में सबसे बड़ी दीवार लगती है। उधर परेशान आर्यन फौरन इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या होगी मुग्धा और सम्राट आर्यन की किस्मत? क्यों मुग्धा के प्यार को जानकर भी आर्यन उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता? क्यों कहा आर्यन ने कि वो कभी एक नहीं हो पाएंगे? चैप्टर 5 एबलीज। हम सबकी जिंदगी कर्मों का खेल है। ये कुदरत का नियम है, जो वो दोगे वही काटोगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा। इसी कानून पर कुदरत इंसाफ करती है। तभी कहते हैं कर्म अच्छे करने चाहिए, किसी और के लिए नहीं पर खुद के लिए। आर्यन को निष्ठा उसके कर्मों की वजह से मिली थी। अपनी बहन के गिरने की खबर सुन आर्यन एक पल नहीं रुक सके और महेंद्रपुरा से इंद्रप्रस्थ लौट आए। महल पहुंच के देखते हैं निष्ठा बेहोश और जख्मी अपने कमरे में है। आर्यन के पूछने पर दासी बताती है कि वो खेलती हुई सीढ़ियों से गिर गई थी। निष्ठा को अगली सुबह तक भी होश नहीं आता। निष्ठा अपनी बेहोशी में एक अलग सी दुनिया में होती है। बंद आंखों में, अपनी बेहोशी में, वो सिकंदर और एक विचित्र सी चीज को देखती है। वो ये नहीं जानती कि वो अजीब सी दिखने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है सम्राट आर्यन उसका हाथ पकड़े उसके बिस्तर पे सिर टिकाए सोए हुए हैं और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसने अपने भाई को दूसरे हाथ से बालों में उंगलियों को सहलाया, तो वो उठ गए। सामने निष्ठा को देखकर उसे फौरन गले लगाया। निष्ठा पूछती है, मैं आपको बहुत तंग करती हूं ना? आर्यन धीरे से बोलते हैं, कभी नहीं। निष्ठा फिर पूछती है, भैया आपने कभी किसी कबूतर को बचाया है? आर्यन जवाब देता है, याद नहीं। शायद कभी। नहीं, मुझे याद नहीं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? निष्ठा ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आर्यन को बताती है। आर्यन उसे समझा के वापस आराम के लिए अकेला छोड़ जाने लगता है कि तभी निष्ठा बोली, सिकंदर मुझे लेने आएगा। आर्यन पीछे मुड़े और बोले, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। आर्यन अपने राजपुरोहित को सारी बात बताता है और राजपुरोहित अपने मायावी गोले में देखकर कहता है, सावधान, सिकंदर आएगा। आज से इंद्रप्रस्थ की काया पलटने वाली है। निष्ठा को सिकंदर के साथ जाना होगा। उससे चुनाव करना होगा। आप या वो, कोई एक चुनना होगा। निष्ठा आपकी मौत का कारण बनेगी। इतना सुनकर आर्यन वही सन हो गया। क्या, मेरी बहन? मैं तो उससे इतना प्यार करता हूँ। वो भी तो मुझसे कितना प्यार करती है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको गलत फहमी हुई है। राजपुरोहित कहता है, जिस कबूतर को आपने बचाया था वो निष्ठा ही थी, अपने लिए एक कोख को ढूंढ रही थी। आपने उसके जख्म को मरहम लगाया था इसलिए वो आपका ऋण उतरने आई है। आपको एक बहन की ख्वाहिश थी इसलिए वो आपके पास आई है।
आर्यन ने फिर पूछा, पर वो मुझे क्यों मारेगी? राजपुरोहित बोला, वो आपको नहीं मारेगी, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अपनी जान गंवाएंगे। उसने जो कुछ भी देखा वो सब उसकी सोई हुई शक्तियां जगाने के लिए था। आर्यन ने फिर पूछा, शक्तियां? लेकिन उसके पास तो पहले से ही शक्ति है। राजपुरोहित ने कहा, वो शक्तियां जो उसके पास जन्म से थी, वो तो बस एक नमूना था, ये ताकतें उसकी असली पहचान कराएगी। जो कुछ भी उसने देखा, वो सब उसको उसके अस्तित्व की पहचान कराने के लिए थी। अब वो अपने जन्म का रहस्य जान चुकी है, इसलिए वो अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर है। वो इसका सही इस्तेमाल भी कर सकती है और गलत भी। वो कुछ भी कर सकती है। आर्यन अब और भी चिंतित हो गए। भागते हुए वो निष्ठा के पास पहुंचे और देखा वो कमरे में तितली के साथ खेल रही है। उसका सारा जख्म ठीक हो चुका था। उसके माथे पर कोई घाव नहीं था। आर्यन ने जब पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो बोली, ऐसे। उसने एक मुरझाए फूल को हाथ लगाया और आर्यन ने देखा, वो फिर से महक उठा। वो फूल एक बार फिर से खिला हुआ था। भूरा पड़ चुका गुलाब एक बार फिर लाल रंग का हो चुका था। ये अजीब सी माया देखकर आर्यन बहुत हैरान था। जब कभी निष्ठा उसके आसपास होती वो सोचता, क्या सच में एक दिन मेरी बहन मुझे मार देगी? मैं तो उसको एक खरोच भी नहीं दे सकता। आर्यन बाग में निष्ठा के साथ गेंद से खेल रहे थे। फिर बोले, अभी मैं थक गया हूँ, चलो कुछ खाते हैं। इतना कहकर उन्होंने ताली बजाकर दास को आदेश दिया, राजकुमारी के लिए फल लाए जाए। निष्ठा जमीन पर बैठकर गेंद से खेल रही थी और आर्यन कुछ दस्तावेजों को लेकर झूले पर बैठ गए। निष्ठा फल खाती हुई आर्यन के झूले पर आई और अपने हाथों से उसके मुंह में अनार के दाने डालने लगी। फिर बोली, आप जब देखो काम ही करते रहते हो, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते। आर्यन हंसा और बोला, आप जानती है जिसने भी आपको इत्तू सी भी चोट दी हमने उसको जेल में पकड़ के डाल दिया। फिर भी आप कहती है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। निष्ठा बोली, आप कभी हमको अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाते। हमें घूमने जाना है। आर्यन बोला, ठीक है, शाम को चलते हैं, पर अभी हम सोएंगे। निष्ठा बोली, चलो मैं सुलाती हूँ, मुझको लोरी भी आती है। आर्यन हंसे, हाँ हाँ, अच्छा, तो सुनाओ फिर। निष्ठा बोली, पहले मेरी गोदी में सिर रखो ना। आर्यन उसकी गोदी में सिर रख देते हैं। निष्ठा गाना शुरू करती है, परियों का राजा, मेरा शहजादा, कितना तू सुंदर, कितना तू प्यारा, निंदिया जो आए और तू सो जाए, मेरी नीली अंखियों का तारा। आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ पल अपनी माँ की यादों में खो जाता है। उन्हें नींद तो नहीं आती, लेकिन निष्ठा की गोदी में सुकून बहुत मिलता है। उनके ऊपर सूरज की तीखी रोशनी पड़ रही होती है, तो निष्ठा हाथ ऊपर करती है और पेड़ों की छाया आर्यन पर हो जाती है। वो सोते हुए आर्यन के बालों से खेलती रहती है। झूला आगे पीछे धीमे धीमे डोलता रहता है। सुहानी हवाएं बहने लगती है। चिड़िया निष्ठा के पास चींची करने लगती है। तब निष्ठा अपने होठों पर उंगली रख शश बोलकर उन्हें चुप होने का इशारा करती है। चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती है। आर्यन एक आंख खोलकर सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर मुस्कुराकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। कब निष्ठा की गोद में नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं लगता। सारे दास दासी इस दृश्य को जब देखते हैं तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। आर्यन ने पूरे देश को तो जीत लिया था, लेकिन देश के बाहर आर्यन की ओर कितना बड़ा खतरा आ रहा है इसकी भनक किसी को नहीं थी। निष्ठा और आर्यन जब शाम को घूमने के लिए जाने लगते हैं तो एक जख्मी सिपाही किले के अंदर आता है। उसकी हालत देखकर आर्यन सवाल करता है तो वो बताता है कि अफगान का नवाब इस ओर अपनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है। कोई भी आप तक खबर न दे सके, इसलिए वो उन सबको मार देता है। आर्यन ने फिर पूछा, वो कितनी दूर है? सिपाही ने जवाब दिया, बस कुछ कोस दूर। उसके पास लाखों की सेना है, अनगिनत हाथी और घोड़े हैं। उसके पास बहुत मात्रा में गोला बारूद भी है। वो बेहद क्रूर है, जिंदा आदमी को भट्टी में भून देता है। औरतें बच्चों पर कोई रहम नहीं करता। सनकी और तानाशाह है, जहां भी पैर रखता है तबाही लाता है। शैतान का दूसरा रूप है इबलीस। आर्यन निष्ठा को अंदर जाने को कहता है। निष्ठा वहां से चली जाती है। आर्यन फौरन अपनी सेना को तैयार करता है।
किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने का आदेश दिया जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि आर्यन की सहायता के लिए कोई भी दूसरे राज्य से मदद मिलना नामुमकिन था। आर्यन अपन मंत्रियों से मशवरा करता है, अगर ये लड़ाई हुई तो बहुत रक्तपात होगा, देश को भारी नुकसान होगा। एक मंत्री ने कहा, अगर वो कुछ जमीन से इस लड़ाई को टाल सकता है तो हमें ये संधि कर लेनी चाहिए। आर्यन इस बात पर भड़क जाता है, कदापि नहीं। एक विदेशी को अपनी जमीन का हम एक टुकड़ा नहीं दे सकते। हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। आर्यन किले की सबसे ऊंची मीनार से सैलाब की तरह उमड़ रही उसकी सेना को देख रहा था। वो जब सेनापति से कुछ बात कर रहा था तभी निष्ठा उसके पास आ जाती है। आर्यन उसे समझाता है, निष्ठा, आप जाइए अभी। निष्ठा बोली, भैया आप परेशान मत होइए, मैं हूं न। आर्यन बोला, हम बिल्कुल परेशान नहीं है, पर अभी हमें काम करना है, इसलिए आप जाइए। निष्ठा बोली, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, तंग भी नहीं करूंगी, मुझे अपने पास रख लीजिए न। आर्यन उसे कुछ भी कहता वो जवाब देती। आर्यन खींच गया, कहा, न हमने जाओ यहाँ से। निष्ठा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। तीर कमान लिए सैनिक किले पे तैयार थे। सब आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान एक सैनिक बोला, दुश्मन की ओर से कोई झंडा लेकर आ रहा है। निष्ठा के केश हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गुस्से से भरी थी। वो एक मीनार पे खड़ी थी। आसमान में भंवर उठ रहे थे। काले बादल थे। जैसे ही दुश्मन का सिपाही झंडा लेकर कोई संदेश किले की ओर ला रहा था, एक आसमानी बिजली का तीर निकला। तीर उसके गले को भेद गया और वो वही का वही मर गया। आर्यन और उसकी सेना इस विचित्र सी घटना को देखते रह गए, लेकिन अभी तो और भी कुछ होना बाकी था। तेज आंधी ने दुश्मनों के पैरों को उखाड़ना शुरू कर दिया। सिवाय धूल के और कुछ भी नहीं दिखा। हैरानी ये थी कि आंधी सिर्फ उस जगह थी, वहां नहीं जहां आर्यन था। यानी कि सब कुछ सिर्फ दुश्मनों की जगह पर हो रहा था। सेना अगर आगे आने की कोशिश करती तो पेड़ गिर पड़ते, तेज बिजली कड़कती। इबलीस ये सब देख रहा था। इबलीस ने आदेश दिया, पुल को पार करो, जल्दी। कोई नहीं जान पाया कि ये क्या हो रहा है। निष्ठा ऊंची मीनार पर खड़ी आसमान की तरफ देखकर बोली, जो कोई भी इस और गलत नियत से आगे बढ़े, उसे नष्ट कर दो। यमुना नदी का पानी ऊपर बढ़ने लगा। बिजली सेना पर गिरने लगी और पुल धराशायी होकर गिर गया। पुल के साथ इबलीस की एक बहुत बड़ी सेना भी पानी में बह गई। नदी का पानी इतना प्रचंड था कि कोई भी सलामत निकल नहीं सका। इबलीस ने आदेश दिया, दूसरे मार्ग से चलो। तो दूसरे मार्ग पर उन पर गिद्धों से हमला हुआ। इबलीस का सेनापति बोला, ये कैसा राजा है जिसकी हिफाजत कुदरत खुद कर रही है। इबलीस बोला, इस राजा पर फतेह करना अब हमारा लक्ष्य बन चुका है। हमें पीछे नहीं होना। हम आज तक नहीं हारे, हम आज भी नहीं हारेंगे। इस पर उसके सेनापति ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके लिए आगे भी तो बढ़ना होगा। ये हवाएं, ये मंजर किसी को खड़ा तक नहीं होने दे रही। सुल्तान ने कहा, अगर हम पहुंच नहीं सकते तो हम अपनी तोपों का इस्तेमाल करेंगे। तोपों को तैयार किया गया। सभी तोपें यूं छुपाई गई थी कि आर्यन की सेना को इसकी कोई खबर नहीं थी। निष्ठा, जो कि कुदरती ताकतों से भरी थी, उनकी ये बातें अपने महल की मीनार पे खड़ी सुन लेती है। निष्ठा कुदरत की रानी है आखिर। हवाएं जो सुल्तान के पास बह रही थी वो सब निष्ठा के पास पहुंचकर उसकी खबर दिया करती थी। अगर कहे कि निष्ठा अपनी ताकतों से दूर किसी की बात सुन सकती है, तो ये गलत नहीं। और जब दुश्मन गोलों की बरसात करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से किले के चारों ओर अपने आप एक दीवार बनने लगती है। वो सारे पत्थर हरी बेलों की रस्सी से बंधे होते हैं। किले के आसपास ऐसी जटिल और दुर्लभ चट्टान की दीवार देख दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। आर्यन भी इस अजीबोगरीब हरकत से कुछ समझ नहीं पाता। तभी सेनापति आर्यन से बोलता है, लगता है आज इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा कुदरत कर रही है। देखिए तो, कोई भी टिक नहीं पा रहा। आर्यन को जैसे कुछ ध्यान आता है और वो निष्ठा को ढूंढने लगते हैं। वो अपने कक्ष में नहीं होती। आर्यन बोलता है, जाओ, राजकुमारी को ढूंढो। राजकुमारी कहीं नहीं मिलती और फिर आर्यन की नजर मीनार पे खड़ी निष्ठा पे जाती है। निष्ठा बोलती है, वो अब जल्दी वापस नहीं आएगा, पर आएगा।
फिर वो नाराजगी दिखाते हुए वहां से चली जाती है। आर्यन अवाक सा खड़ा रहता है। आर्यन खुद से कहता है, उफ उफ उफ, लगता है निष्ठा मुझसे नाराज हो गई है। थोड़ी देर में जाता हूँ। दुश्मन के वापस जाने की खबर से इंद्रप्रस्थ में खुशहाली लौट आई। उत्सव की घोषणा हो गई और निष्ठा कमरे में बैठी सोचने लगी, भैया को मुझसे प्यार ही नहीं है। देखा, आए भी नहीं। वो उदास होकर किताब पढ़ने लगी। तभी उसने देखा आर्यन खड़े हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। निष्ठा दिल में तो खुश थी, फिर अपना चेहरा किताब में छुपा कर हंसने लगी। फिर ऊपर देखकर थोड़ा सा गुस्से में खुद को दिखाने लगी। आर्यन ने पूछा, हम अंदर आ जाए राजकुमारी? निष्ठा ने तंज कसते कहा, आप कब से अनुमति मांगने लगे? ये सब आपका है। आप कहे तो हम चले जाते हैं। आर्यन अंदर आया और बोला, आप हमसे गुस्सा है? निष्ठा रूठकर खिड़की की तरफ देखने लगी। आर्यन बोले, हाय तौबा, आप हमसे गुस्सा भी हो सकती है। अच्छा, हमें माफ कर दीजिए। हम कान पके, देखो। निष्ठा बोली, कान पकड़ने के बाद हमें घुमाना भी पड़ेगा। आर्यन हंस दिए, हाँ हाँ, आप तो इबलीस से भी ज्यादा शैतान है। चलिए घुमाया आपको। निष्ठा खड़ी हुई और आर्यन ने उसे गोल गोल घुमा दिया। फिर आर्यन बोले, बस घूम लिए? निष्ठा खींचकर बोली, ये छल है। आर्यन ने तंग करते हुए बोला, ये कहाँ छल है? आपने ही तो बोला हमें घुमाना है, तो घुमा दिया। और फिर वो आर्यन के पीछे भागने लगी। आर्यन भी उससे बचने के लिए भागते रहे। फिर निष्ठा रोने लगी, आप हमसे प्यार नहीं करते, कभी हमें अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाते। ओह। आर्यन उसे गोदी में उठाकर कहते हैं, अरे राजकुमारी, आप तो रोने लगी। हम आपको जरूर घुमाने ले जाएंगे, वादा। पर? निष्ठा ने पूछा, पर क्या? आर्यन बोला, पर आप अगर मुझसे ये कहेंगी कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, फिर नहीं लेकर जाऊंगा। बस फिर क्या? निष्ठा मस्के लगाने लगी। नहीं नहीं, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, सबसे अच्छा भाई। और फिर वो उसके गालों को चूम लेती है। बड़े प्यार से उसको पूछती है, अब ठीक है? आर्यन जोरों की हंसता है, तुम तो इबलीस की भी माँ हो, बड़ी तेज हो। निष्ठा कहती है, माँ क्या होता है? आर्यन की मुस्कुराहट मायूसी में बदल गई। निष्ठा को माँ नहीं पता। आर्यन कुछ गंभीरता से कहता है, माँ, माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, बहुत प्यार देती है, कभी अपने लिए नहीं सोचती, उसे माँ कहते हैं। निष्ठा बोली, फिर तो आप मेरी माँ हो भैया। आर्यन कुछ नहीं कह सका। फिर हौसला कर बोला, माँ को देखोगी? निष्ठा, जी। फिर वो उसे उन दोनों के माँ बाप की तस्वीर दिखाते हैं। निष्ठा उन्हें देखकर कहती है, मैंने इन दोनों को नहीं देखा, मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नहीं जानना, आप ही हो जो वो हो। ऐसा बोलकर वो उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटी सी निष्ठा तो आर्यन के बस कमर तक ही आ रही थी, तो बस कमर से लिपटी हुई थी। आर्यन उसके सिर को चूम लेता है। उधर इबलीस अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये पता करने का आदेश देता है कि कौन सी वो ताकत है जो आर्यन की रक्षा करती है। क्या जान पाएगा इबलीस निष्ठा का राज? क्या लौटेगा वो फिर वापस?